में सीए को लेकर सियासत गर्म है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय पहुंच चुके हैं अपनी बात रखने के लिए, और मामला सीए को लेकर सियासत जो गरमाई है उसी से जुड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि कल आपने देखा था किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीए का कानून सरकार वापस ले ये मांग रखकर गए थे, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया गया और अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप। उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है। सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया।
इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, ये मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। कृपया इसको, मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं कि कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? इसी को लेकर मैं चिंतित हूं। माननीय गृह मंत्री जी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है। नमस्कार। फिर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से दोहराया गया सीए का कानून ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सीए का कानून लाकर केंद्र सरकार देश के गरीबों का हक मार रही है। अपने देश के गरीबों की भलाई करने की बजाय पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाकर गरीबों को यहां 140 करोड़ हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पर घुसपैठियों को बसाने की ये गंदी राजनीति है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कल भी इसी तरीके के आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पर सीए कानून को लेकर अरविंद केजरीवाल ने। आज उन्हीं अपने आरोपों को और धार देते हुए अरविंद केजरीवाल, और एक तरीके से आप इसको जवाब के तौर पर देख सकते हैं क्योंकि आज देश के सामने आकर गृहमंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर जो सवाल उठाए गए थे अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, सबका जवाब देने की उन्होंने अपनी तरफ से सबका जवाब दिया था। लेकिन उस जवाब से अरविंद केजरीवाल लगता है संतुष्ट नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, विनम्रता से मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप जो लेकर आ रहे हैं इन करोड़ों पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इन्हें कहां बसाएंगे? 14 की अभी आप कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन इनका आना तो 14 के बाद भी जारी है। ये घुसपैठिए तो 14 के बाद भी भारत में आ रहे हैं। फिर आप क्या ये डेडलाइन बढ़ाकर 19 कर देंगे, 24 कर देंगे? घुसपैठिए बढ़ते जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा? घुसपैठियों को अगर आप नागरिक बना देंगे तो फिर सरकारी नौकरियां भी इनको देंगे, और अगर सरकारी नौकरियों में भी इनकी हिस्सेदारी, तो देश के गरीब, देश के युवा, उनके रोजगार और नौकरी के मौके जो वैसे ही कम है देश में, उसका क्या होगा? क्या ये देश के नागरिकों का हक मारने जैसा नहीं है? इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता से बाकायदा हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि ये कानून वापस ले ले मोदी सरकार। अमित शाह ने सीए पर सवाल उठाने वाले नेताओं को चुन चुनकर जवाब दिया था, और वो जवाब क्या था वो आपको सुनाएंगे। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर तो साफ तौर पर कह दिया था कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन पर, इस वजह से वो आपा खो रहे हैं, और जो विरोधी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस वजह से ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ने कहा था रोहिंग्याओं को लेकर तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जब आए मीडिया के सामने तो उन्होंने बाकायदा रोहिंग्याओं को लेकर भी फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखी और सवाल पूछा कि भाई रोहिंग्या जो हैं ये तो देश में 2014 के बाद आए हैं, तो ये मिलीभगत से आए मोदी सरकार की या फिर ये नाकामी है मोदी सरकार की? इसका भी जवाब दें। सुनिए जरा अमित शाह ने पहले क्या कहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। तो जरा राजनीति का मिजाज समझिए। इस वक्त सीए को लेकर जो राजनीति हो रही है वो डाल डाल पात पात वाली राजनीति हो रही है। अमित शाह सुबह जब आए थे तो उन्होंने घेरा इस बात को लेकर कि आप रोहिंग्याओं की बात तो करते नहीं है। दोपहर होते होते अरविंद केजरीवाल सामने आ गए और रोहिंग्याओं को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करा कब उन्होंने? 2014 के बाद। और तब सरकार कौन सी थी केंद्र में? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार बताए कि रोहिंग्या भारत में आए कैसे? मोदी सरकार की नाकामी है या मिलीभगत? ये सवाल छोड़कर गए अरविंद केजरीवाल। सुबह अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि साहब ये क्या बात कर रहे हैं, अधिकार जो दिया जा रहा है उनको वो नागरिकता का अधिकार है, ऐसे में वो तो पहले से ही देश में रह रहे हैं, तो रोजगार को लेकर कौन सा हक मार लेंगे? दोपहर होते होते अरविंद केजरीवाल आए, वो कह रहे हैं जब आप अधिकार देकर उनको नागरिक बना रहे हैं तो नागरिक बनाने के बाद बात जो है वो सरकारी रोजगार तक जाएगी और सरकारी रोजगार में भी आप भागीदार बना देंगे इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को नागरिकता देने के बाद। तो समझ रहे हैं आप कैसे डाल डाल पात पात वाली राजनीति हो रही। सीए पर मोदी सरकार क्लियर, विपक्ष को किस बात का डर? मतलब लब्बो-लुबाब सीए को लेकर संग्राम का वोट बैंक की पॉलिटिक्स है यहाँ पर मुकेश केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि यूके का उदाहरण दिया कि वहां ये नुकसान हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका आज अगर दुनिया का सिरमौर राष्ट्र है तो इसलिए कि उसने खुली बाहें, उसकी वो तो यूएसए हो गया, वो यूके की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि अमेरिका अगर विकसित राष्ट्र, दुनिया का सिरमौर राष्ट्र, अमेरिका आपने सुना नहीं, वो यूके की बात कर गए, अमेरिका आ रहा हूं ना। अच्छा आ रहा हूं। इन दोनों ही राष्ट्रों को एक समान देखना होगा। यूके थोड़ा, अमेरिका आगे बढ़ा तो इसीलिए कि उसने बाहें फैलाई कि दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, बच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और एक हद तक हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। यही बात यूके ने भी अपनाई। लंदन में जब हाल के दिनों में मैं गया, वहां पे लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन सिटीजन हैं। आप मानते हैं कि वेस्ट में, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की दलीलों में दम नजर नहीं आ रहा है ना? ये दलील बिल्कुल कमजोर है। अगर आप एक मिनट देंगे, थोड़ा ये गंभीर पहलू है जिसको समझना होगा। अगर यूके में ऐसा नहीं है कि वेस्ट में रेसिज्म नहीं है, वहां पे भी नस्ली भेदभाव है, लेकिन जब मैं गया और आज भी वहां पे जो मेयर है, डायरेक्ट चुनाव होता है, वो दुनिया के एक सबसे बड़े डायरेक्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है। हम ना मुद्दे से भटक जाएंगे। हम फिलहाल जरा घरेलू राजनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीए के असर की बात कर रहे हैं। इस पर जरा एक टिप्पणी लेती हूँ पहले, आप पूछिए। जहाँ तक मामला है, ये राजनीतिक तो निश्चित रूप से हर राजनीति की हर चाल अपनी राजनीतिक होती है, राजनीतिकों की हर चाल राजनीतिक होती है, लेकिन सीए को लेकर के जो अब विरोध किया जा रहा है या जो केजरीवाल साहब की तरफ से आ रहा है, एक तो डाटा मुझे लगता है उनको ठीक से दिया नहीं गया। 12 से 14 के बीच रोहिंग्या जो है वो 13,000 थे 14 के पहले तक, ठीक है। और अभी बात जो हो रही, फिर उसके बाद की बात की जाएगी तो अलग एक मामला हो जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल सही नहीं है कहना कि इससे आप क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली बात। अभी तो वो वहाँ जो आने वाले लोग हैं वो कौन है, वो हिंदू जैनी, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और इस समय जब एक देश में एक अलग किस्म की ज्वार है
और उनका तकलीफ नहीं देखी जा रही, तो ठीक है, एक घर में वापसी हो रही, मुझे लगता है वो एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा ये एक लाइन और, दूसरा ये जो ब्रिटेन का और बाहर का जो उदाहरण दिया जा रहा है, कनाडा का ये उदाहरण जो है, अगर पंजाब के लोग समझ गए तो वहां मुश्किल हो जाएगी। वहां के तो लोग जाना ही चाहते हैं, वहां तो लोग, मैं देश की बात कर रहा हूँ। तो कनाडा की बात करके कहीं ना कहीं वो दो धारी तलवार वाला मामला अपने सर खुद मुसीबत मोल लेते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ रामकृपाल सर, कि अभी तक जो विपक्ष है वो सीए को इस नजरिए से देश के सामने रख रहा था कि साहब ये मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, वो धार्मिक एंगल लेकर आ रहा था, हिंदू मुसलमान वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो सीए को लेकर एक अलग लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र की घेराबंदी इस बात को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप देश के नागरिकों का हक मारकर, आप देश के 140 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग करके इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को देश में बसा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं देश को। रोमाना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, विपक्ष के तंबू में सरकार ने एक ऊंट घुसा दिया है। अब विपक्ष का तंबू लड़खड़ा रहा है। पहली बात, केजरीवाल का झूठ देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं सीधे कहूंगा, इस देश का कानून मोदी नहीं बनाते हैं, दोनों संसद बनाती है, और ये कानून 2019 में बना था। ठीक है। आज जो केजरीवाल जी कह रहे हैं गलत कानून है, 19 से लेकर के 24 5 साल आप क्या कर रहे थे महानुभाव? पहली बात। दूसरी बात, अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। 2024 में किसकी सरकार आएगी, कौन इसको एक्सटेंड करेगा? आज की बात तो ये हो रही है कि 2014 से पहले जो आए हैं, जिन्होंने 11 साल पूरा कर लिया है, जाहिर सी बात है कि हम 2024 जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग 11 साल पूरा कर चुके होंगे। ये कानून उनके लिए है। अभी से केजरीवाल को क्यों लग रहा है कि बीजेपी अनंत काल तक सत्ता में रहेगी? और दूसरी बात, बार बार 19 से केजरीवाल और सब लोग कह रहे थे इससे मुसलमानों को खतरा है, उनकी नागरिकता चली जाएगी। अब जब कल से भाड़ा फूट रहा है इन लोगों का तो दाएं बाएं जा रहे हैं, अरे रोजगार चला जाएगा। 2019 से रोजगार की बात आपने क्यों नहीं उठाई थी? ये देखिए, इनके पास जवाब नहीं है। ये दाएं बाएं जो भाग रहे हैं ना, कोई जवाब इनके पास नहीं है रोजगार की बात करने वाले। हमारे देश में, अब 1 मिनट और कहूंगा जल्दी से सर जी, देखिए, दो चीज होती है, घुसपैठिए और शरणार्थी का फर्क होता है। एक आता है आपके मकान में कि सर हमको रहने का मौका दे दीजिए, आपने एक कमरा दे दिया। एक जबरदस्ती रात में आपके यहाँ घुस आया। ये सारे विपक्ष के लोग सर घुसपैठियों का ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर के केजरीवाल। ये जितने रोहिंग्या को बसाया है, जरा केजरीवाल से पूछिए, उनको धौला कुआं ये सब जो बसे हुए हैं, क्या मोदी ने जाके बसाया है? ये सब के सब गंदी राजनीति करते हैं और आज इनका भांडा फूट रहा है। तो कल 14 से पहले बसे हुए हैं, तो उसके लिए तो जवाब दे केजरीवाल कहेंगे मैं कहां से हो सकता हूं जी, मैं तो सत्ता में ही बाद में आया हूं। बड़ी पॉलिटिकल खबर है एक देश एक चुनाव को लेकर। रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, जिसमें एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है, एक देश एक चुनाव से लोकतंत्र और मजबूत होगा। कोविंद कमेटी की ये जो रिपोर्ट है वो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से, ये जो रिपोर्ट एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी है, इसकी बड़ी बातें क्या है नीरज? देखिए, इसकी बड़ी बात यह है कि जितने भी दलों ने दिया उसमें करीब 80% लोगों ने जो सिफारिश की है एक साथ चुनाव कराने की बात कही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सुझाव दिया गया है कि देश के हर नागरिक के लिए एक वोटर आईडी कार्ड हो, जो एक सूची बने, एक ही वोटर लिस्ट बने, जिससे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव हो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 21,558 ऐसे जवाब आए हैं, जिनमें से 80% लोगों ने कहा है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। करीब 47 राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर 32 राजनीतिक दलों ने कहा है एक साथ चुनाव का समर्थन किया है।
बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। करीब आपने खुद कहा कि 18,600 से ज्यादा पन्नों की ये पूरा रिपोर्ट है जिसे राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अभी उसकी तकनीकी चीज़ों को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल इस देश के इस बात के लिए तैयार हैं कि एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये आप मान लीजिए कि जब मोदी 3.0 का मुख्य एजेंडा ही वन नेशन वन इलेक्शन होगा। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, मेरे हाथ में इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं जिसमें मुख्य तौर पर जिस बात का जिक्र किया गया है और जहां से ये एक देश एक चुनाव वाली बात को आगे बढ़ाया गया है कि साहब, जब देश आजाद हुआ प्रारंभ में हर 10 साल में 2 चुनाव होते थे और अब क्या हाल है, अब हर साल कई चुनाव होते हैं। और इससे होता क्या है, सरकार, व्यवसायों, श्रमिकों, न्यायालयों, राजनीतिक दलों, मतलब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सभी पर एक भारी बोझ पड़ता है, जनता पर एक भारी बोझ पड़ता है। और इसी वजह से अनुशंसा जो मोटे तौर पर की गई है वो ये कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं, ये मुख्य तौर पर अनुशंसा की गई है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें साफ तौर पर समिति की तरफ से यह अनुशंसा की गई है कि भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के पश्चात होने वाली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पहले अधिसूचना के माध्यम से इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और अधिसूचना की उस तिथि को निर्धारित तिथि कहा जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सुनिए आप, भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के पश्चात होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन एक अधिसूचना के माध्यम से इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं। अधिसूचना की उस तिथि को निर्धारित तिथि कहा जाएगा और निर्धारित तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव के माध्यम से गठित होने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद की लोकसभा के आम चुनाव तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए ही होगा। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब एक तरीके से नीरज पांडे 2029 एक देश एक चुनाव यह साकार होता हुआ हम देखेंगे। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के बाद तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2029 में इस देश के सभी राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएगा। पंचायतों तक के चुनाव यानी ग्राम का प्रधान जो चुना जाएगा वो भी लोकसभा चुनाव के साथ होगा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि समस्या ये थी कि आप देखिए कि अभी हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है। अभी हमने 3 महीने पहले 4 महीने पहले ही कई राज्यों के चुनाव देखे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हमने कवर किए हैं। ऐसे हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई राज्य का चुनाव होता रहता है। हर साल किसी न किसी का चुनाव होता है, पंचायतों के चुनाव चलते रहते हैं। तो बहुत बड़ी मशीनरी इन चुनावों में लगती है। बिल्कुल, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आखिरकार ये अनुशंसा कर दी गई है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हो वो एक साथ आयोजित किए जाएं। और ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक देश एक चुनाव, तीसरी पारी का दाव। तीसरी पारी मतलब मोदी 3.0 जब चुनकर आएंगे और लोकसभा का पहला दिन जो होगा, राकेश शुक्ला जी, जो बात इस रिपोर्ट में कही गई है, जो सिफारिश की गई है, आपको लगता है यही होने जा रहा है? निश्चित तौर पे ये स्पष्ट है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। दूसरा, इसमें जो एक देश एक चुनाव का विषय है, तो 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जब पहला चुनाव हुआ था। आज सिर्फ लोकसभा चुनाव में 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और 3 महीने का टाइम लगता है। लोकसभा चुनाव के आगे और पीछे देखें तो करीब 15 राज्यों के चुनाव 6 महीने की अवधि में होते हैं। निर्वाचन आयोग के पास एक अधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य के चुनाव को 1 साल तक आगे बढ़ा सकता है और यदि पार्लियामेंट चाहेगी तो वो अधिकार थोड़ा सा और दे सकते हैं निर्वाचन आयोग को। तो राज्य सरकारों का यदि कार्यकाल आगे पीछे हो जाएगा तो मुझे लगता है राज्य सरकारों को फिर कोई आपत्ति नहीं होगी एक साथ चुनाव कराने को लेके। तो 29 की जो आप बात कर रही हैं कि इस देश में एक साथ चुनाव हो सकता है, इसकी शुरुआत तो 19 से 24 के बीच में हो चुकी है और मुझे लगता है वो परिणति में 29 चुनाव के पहले यानी जो 2029 का चुनाव होगा उसमें ये देश एक साथ पंचायत से लेके लोकसभा तक के प्रत्याशियों को वोटिंग कर पाएगा। केजरीवाल जी, देखिए ऐसा है कि इससे एक तो ऐसा हो गया, भारत में चुनाव की व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित हो गई है, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है, और इसका फायदा एक खास पार्टी को मिल रहा है जो कि भाजपा है,
क्योंकि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उसमें देख ही रही हैं आप कि किस तरह से एक चेहरे के आधार पर भाजपा को फायदा होता है और विपक्ष को नुकसान होता है। भारत में जो व्यवस्था है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जो रिपोर्ट आई है इससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं कि चुनाव का जो खर्चा और उसके साथ होने वाला काला धन जो लगता है उसका भी, और कुछ समय जो विकास योजनाएं रुक जाती हैं उनको लेके फायदा होगा। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि अगर विधानसभाओं को, अगर वहां पे बहुमत नहीं रहता है चुनी सरकार को 5 साल तक के लिए या 4 साल तक के लिए रोके रखना भी ठीक नहीं होगा, इसका भी रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, यहाँ तक एक देश एक चुनाव भारत के लिए कोई नया नहीं है। 1977 तक ये व्यवस्थाएं जारी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से विधानसभाओं को भंग करना शुरू किया, फिर उसके बाद ये व्यवस्था फिर एक रूटीन में आ गई। एक तो जो सरकारी खर्च आप बताते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तक चुनावों में खर्चा होता है जी। वो चाहे पहला चुनाव रहा हो या आज का चुनाव रहा हो। आज एक चुनाव जो है 60,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज एक लोकसभा के चुनाव में एक प्रत्याशी जो है वो 20-20 करोड़ रुपए तक का उसका खर्चा होता है। ये जो बताया गया है एवरेज, ये खर्चे के अलावा सब देश में डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, बाकी चीजें हो जाती हैं। तो इससे लोकतंत्र के हित में बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा। मैं कहूँगा अगर आज़ादी के बाद हालांकि बहुत सारे फैसले हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी मास्टर स्ट्रोक होगा। और रोमाना जी, मैं केवल एक बात आपसे कह रहा हूँ जो बिल्कुल कैलकुलेटर साइंटिफिक है जी। लगातार चुनाव होने से आप समझ लीजिए 5 साल की जो अवधि मानी जाती है उसमें 1 साल जो शुरू का होता है वो ऐसे ही चला जाता है, और 1 साल का जो लास्ट होता है वो अगले चुनाव की तैयारी के चलते होता है। नतीजा क्या होता है, और कहीं भी चुनाव हो आचार संहिता लागू हो जाती है। अब आप सोचिए कि जैसे 2024 है, यानी 29 के पहले सारे देश की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। तो अगर इसमें 20-21 विधानसभाओं के चुनाव हो और 21 बार आचार संहिता लागू हो, उसमें केंद्र भी कोई काम नहीं कर सकता। तो रियल वर्किंग डे किसी भी चीज के लिए बहुत कम बचता है। और आज के जमाने में आम सहमति तो बन जाएगी ना सभी में, इसका विरोध तो नहीं होगा ना फिर? नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि हम जिस एज में है वहाँ इतनी तेजी से विकास हो रहा है, डिसरप्टिव इकोनॉमी है। एक चीज आती है तो वो जो रोड़ा अटकता है बार बार चुनाव से, आप कह रहे हैं वो हट जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नाम भेज दिए गए, और जो नाम भेजे गए हैं उनमें प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा, पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी, जेबी महापात्रा, एनआईए के प्रमुख दिनकर गुप्ता, राधा एस चौहान और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और चुनाव अधिकारी विजय देव का नाम शामिल है। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी सियासी खबर आ रही है, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा लोकसभा चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। यशवंत सिन्हा को कांग्रेस टिकट दे सकती है। हजारीबाग वो सीट जहां से कांग्रेस यशवंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हजारीबाग यशवंत सिन्हा की अपनी सीट रही है, बाद में उनके बेटे जयंत सिन्हा वहां से जीतते रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। यशवंत सिन्हा पिछली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और अभी टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं। टीएमसी से बाहर निकलकर ही वो जो चुनाव हुआ था संवैधानिक पद के लिए, वो चुनाव उन्होंने लड़ा था। हाँ, निकलते थे क्या, वो तो उपाध्यक्ष थे, उसका उपाध्यक्ष। हम सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से क्या अपडेट मिल रहा है, खबर पक्की है यशवंत सिन्हा एक बार फिर लोकसभा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, टिकट पर मुहर लगना जो है वो अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस गंभीरता पूर्वक यशवंत सिन्हा को हजारीबाग सीट से उतारने पर विचार कर रही है। झारखंड कांग्रेस की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी हजारीबाग सीट पर यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर चर्चा हुई। अभी 2 चरण और है, पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प जो नाम है वो हजारीबाग सीट पर है। यशवंत सिन्हा
जो बीते राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार थे जी। वो अब लोकसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी में है और इस बार बीजेपी ने तो उनके बेटे जयंत सिन्हा का टिकट भी काट दिया हजारीबाग सीट से। तो अभी नाम तय होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है और इसकी पुष्टि कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने की है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के खुद कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा रहे। 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए और फिर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जब हो रहा था तो फिर विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे। और अब खबर यह कि हजारीबाग सीट से कांग्रेस यशवंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार सकती है।